काबुल में रूसी राजदूत दिमित्री चरिनोवा ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में प्रभावशाली तरीके से आतंकवाद से लड़ने में काफी परेशानी हो रही है, जो कि उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। इसी बीच 3 रूसी विमानों ने काबुल एयरपोर्ट पर मानवीय सहायता पहुंचाई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब में दस्तक दे दी है। दोनों ही मुल्कों में इस वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया है। इसको लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। इसको लेकर WHO भी चिंता जाहिर कर चुका है। डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान के पास विदेशी कर्ज ही अंतिम विकल्प, और इसी उम्मीद में वो सऊदी अरब के साथ करीबी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भले ही सऊदी अरब के साथ भाईचारे के रिश्ते का दावा करता हो, लेकिन भाईचारा कायम करने का यह प्रयास उस समय किया जा रहा है जब उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण प्रक्रिया तेज हो गई है। पाकिस्तान ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों जिनका इम्यून कमजोर है, उनके लिए कोविड-19 टीकों के बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शरद फोंसेका ने चेताते हुए कहा कि युगांडा की तरह श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। वर्ष 2009 में श्रीलंका में 3 दशक तक लिट्टे के खिलाफ गृह युद्ध जीतने वाले फोंसेका ने फेसबुक पोस्ट लिखा, जिसमें कहा कि श्रीलंका चीन के उसी कर्ज के जाल में फंस गया है जिसने युगांडा को तबाह किया। पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायपालिका सेना को चुनौती देने के मूड में है और इससे इमरान खान सरकार की मुसीबतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के सत्ता ढांचे पर सेना की मजबूत पकड़ को देखते हुए सेना के खिलाफ जाने वाले न्यायिक आदेश को लागू कर पाना सरकार के लिए मुश्किल साबित होता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में फैली चिंताओं के बीच एक आशाजनक संकेत उभरा है। संकेत ये कि इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों में अब तक बहुत हल्के प्रकार के लक्षण उभरे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर एंजेलिके कोट्जी ने ये बात कही है। बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल BNP ने अपनी अध्यक्ष खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। शेख हसीना वाजेद ने नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार इलाज के लिए उनको विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर रही है। BNP ने अब आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के पिछले हफ्ते हुए राष्ट्रीय अधिवेशन ने यह साफ कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इस पार्टी के सबसे मजबूत नेता हैं। इस लिहाज से देश की राजनीति में उनकी अभी भी मजबूत हैसियत है। अगले साल होने वाले आम चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। दर्जन भर से ज्यादा देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इस वेरिएंट से बचने के लिए दुनिया के कई देशों ने अफ्रीकी देशों से आने वाले विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लंदन के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है। इस बार इस सूची में न पेरिस और न ही सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हो पाया, बल्कि सर्वे के मुताबिक इसराइल का शहर तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। यूक्रेन ने बुधवार को नाटो से आग्रह किया कि वो रूस की तरफ से संभावित हमले को टालने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने को तैयार रहे। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि वो नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से समाधान तलाशने का आग्रह करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संसद में महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हर 3 में से 1 महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 63 महिला सांसद लोकतंत्र के मंदिर के भीतर यौन उत्पीड़न का शिकार हुए। तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद से 100 से अधिक पूर्व पुलिस और खुफिया अधिकारियों को या तो क्रूरतापूर्वक मार डाला या जबरन गायब कर दिया। मानवाधिकार निगरानी समूह ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में ये बात कही है। ईरान ने अपने खत्म हुए परमाणु समझौते पर वियना में फिर शुरू हुई वार्ता के बाद सख्त रुख अपना लिया है। उसने कहा कि पहले हुए कूटनीतिक बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उन पर
दोबारा वार्ता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के त्रिलोचनपुर में लोगों ने देश के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर नजरुल इस्लाम ऋतु को मेयर चुना है। उन्हें कई हिंदू मंदिरों को दान करने में मदद करने वाले शख्स के रूप में प्रसिद्धि मिली है। उन्होंने त्रिलोचनपुर में 2 मस्जिदों का भी निर्माण कराया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लाखों लोगों ने दूसरे देशों में जाकर शरण ली। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अफगान महिलाओं के लिए दुनिया भर में चिंता व्यक्त की है। इसे लेकर कई कार्यक्रम भी किए गए। वहीं अब तालिबान से जान बचाकर ग्रीस में शरण लेने वाली अफगान महिला सांसदों ने एक नई महिला संसद की शुरुआत की है। फेसबुक द्वारा ब्रिटेन में करीब 3000 करोड़ रुपए में खरीदी गई कंपनी जिफी उसे वापस बेचनी होगी। यह आदेश ब्रिटेन के प्रतियोगिता और बाजार प्राधिकरण ने दिया है, जो यहां का प्रतिस्पर्धा आयोग है। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। यहां मंगलवार को पिछले 1 महीने के सबसे अधिक मामले सामने आए। यहां 91 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इससे महज 1 दिन पहले 21 मामले सामने आए थे। अमेरिका में स्वास्थ्य सलाहकारों के पैनल ने मर्क कंपनी की कोविड-19 की दवा के फायदों का बहुमत से समर्थन किया है। इसके साथ ही संक्रमण का इलाज घर पर करने के लिए पहली दवा के आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ गई है। यूएस एफडीए के पैनल ने 10 के मुकाबले 13 मतों के बहुमत से इसे दवा का समर्थन किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने मानवाधिकार के हनन के आरोप के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और तालिबान से अफगानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने दोहा में तालिबान के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लेकर सरकार सभी राजनीतिक दलों से गंभीर मंत्रणा करना चाहती है। बांधों की सुरक्षा एक बड़ी और गंभीर चुनौती है, इसलिए सदन से आनन फानन में पारित कराने के बजाय वो लगातार विपक्षी दलों को इस पर होने वाली बहस में हिस्सा लेने का आग्रह कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बहुचर्चित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड का हिंदी रूपांतरण ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। अंग्रेजी में लिखी पुस्तक पहले से ही काफी लोकप्रिय हो चुकी है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि हिंदी का प्रकाशन अधिक से अधिक लोगों में विदेश नीति के प्रति अभिरुचि जगाएगा। भारत में इंटरनेट मीडिया के उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में है, तो उनके द्वारा पोस्ट किए जाने वाली सामग्री को लेकर भी शिकायतों की भी बड़ी फहरिस्त है। गूगल को भारत से संबंधित उपभोक्ताओं की 24,569 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके आधार पर 48,594 ऑनलाइन सामग्री को हटाया गया। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड ने बंटी स्कूल शिक्षा को एक जैसा स्वरूप देने के लिए संसद की स्थायी समिति ने देश भर के स्कूलों के लिए एक समान यानी कॉमन पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो इससे जुड़ी संभावनाओं पर काम करेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने बुधवार को विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ चुके उत्तर प्रदेश की राजनीति में लहरें पैदा कर दी हैं, जो कुछ ही घंटों में तूफान बन गई। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही वो दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिरसा की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की मुख्य विषय की परीक्षा बुधवार से आरंभ हुई। पहले दिन समाजशास्त्र का पेपर था, जिसमें छात्रों से 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। पेपर का 23वां सवाल विवादित था। छात्रों से पूछा गया कि गुजरात में 2002 में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा किसके शासन के दौरान हुई। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को दाखिल होने से रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल नहीं करने का फैसला किया है।
तमिलनाडु सरकार ने ओमिक्रॉन से बचने के लिए विदेशी यात्रियों के लिए नई एसओपी जारी की है। इसके चलते राज्य सरकार ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति की है। इससे बाहरी देशों से आने वाले यात्रियों का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही टेस्ट किया जा सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार द्वारा देश के सभी बैंक डिफॉल्टर्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, सभी के खिलाफ सरकार सख्ती बरतने पर काम कर रही है। पिछले एक दशक में बैंकों का एनपीए बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए से करीब 2 गुना हो गया है। यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार की सुबह कोहरे की चादर छाई रही। सुबह 6:30 बजे कुछ ही मीटर की दूरी तक देखा जा सकता था। राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में सुबह इस AQI का स्तर 300 से 500 के बीच रहा। राजधानी का वायु प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। देश में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार सुधरती नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से देश में नए मामलों की संख्या रोजाना 10,000 से नीचे दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,500 से ऊपर मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 9,765 मामले दर्ज किए गए। कई कानूनी प्रावधान करने के बाद भी सूदखोरों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में सूदखोरी का गैंग शहर से लेकर गांव तक फैला हुआ है। कई आदिवासी क्षेत्रों में तो वो इतने सशक्त हो चुके हैं कि बिना व्यापक अभियान चलाए उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल है। लेकिन अब सूदखोरी का धंधा रोकने के लिए शिवराज सरकार सूदखोरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने जा रही है। आईएमडी ने गुरुवार सुबह जारी किए गए अपने पूर्वानुमान में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जताया। साथ ही गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होने की बात कही। इसके मद्देनजर यहां आनंद, भरूच, नवसारी, वलसाड, अमरेली और भावनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंटरनेट को किसी भी हालात या परिस्थिति में बंद करने के सरकार के फैसले पर संसदीय समिति ने सवाल उठाया और कहा कि ऐसा करने से पहले उचित इंतजाम होना जरूरी। संसद की समिति ने खास समय के दौरान इंटरनेट बंद करने के औचित्य के बारे में निर्णय करने को लेकर मानदंडों के अभाव के लिए सरकार की खिंचाई की। वहीं समिति ने इसके लिए उचित व्यवस्था की जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य भर में नए निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, जिला प्रशासन और एयरपोर्ट से संबंधित अधिकारियों को अलर्ट किया। इन्हें नए ट्रैवल एडवाइजरी लागू करने और इसका सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली न्यायिक सेवा के एक जज को अपने निजी मामलों की सुनवाई में शामिल होने के लिए ड्यूटी से छुट्टी लेने के लिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार के कामकाज के तरीकों को लेकर बुधवार को खेद व्यक्त किया। लक्षद्वीप के करौती से 16 समुद्री मील दूर एक जहाज इंजन में आग लगने के बाद वो फंस गया। जहाज में 322 यात्री और चालक दल के 85 सदस्य सवार थे। सूत्रों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जहाज को खींचकर इंद्रोथ ले जाया गया है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने केंद्रीय मंत्रालय की एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा चक्रवात के कारण उत्पन्न हालात से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर में निर्दोष गैर हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या करने के आतंकी मेहरबान यासीन शल्ला का ही हाथ था। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में इन हत्याओं के पीछे मेहरबान का हाथ होने की ठोस सबूत मिले हैं। पिछले हफ्ते मेहरबान को उसके 2 साथियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को ईडी की हिरासत में भेजने का रास्ता साफ कर दिया है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि 26 अगस्त का उसका आदेश चंद्रा भाइयों को ईडी की हिरासत में भेजने की राह में बाधा नहीं बनेगा। पीलीभीत में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का केंद्र की नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला जारी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में लगातार उनके पक्ष में वरुण खड़े रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश टीटी 2021 का पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने पर सरकार को घेर रहे हैं।
नवीनागंज के कस्बा पैंची के युवाओं ने पुलिस चौकी बनाने की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली। चाचौड़ा एसडीएम वंदना राजपूत को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 10 सालों से पुलिस चौकी की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देवास में विद्यार्थियों के पालकों से स्कूल स्टाफ ने अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया है, जिसके विरोध में भारतीय युवक कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्राइवेट स्कूल फीस वसूली के लिए अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभिभावक जब स्कूल स्टाफ से बात करने जाते हैं तो स्कूल स्टाफ उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में मंत्री बिसाहुलाल का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवास के युवा कांग्रेस ने मंत्री बिसाहुलाल सिंह का पुतला दहन किया। वहीं युवा कांग्रेस ने सीएम शिवराज से मंत्री बिसाहुलाल के इस्तीफे की मांग की। साथ ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का को लेकर भी आंदोलन की चेतावनी दी। सिरोंज में वस्त्र व्यापार संघ ने तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार अलका सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारी ने जीएसटी की बढ़ी हुई दरों को कम करने की मांग की। वहीं मांग न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बता दें, 1 जनवरी 2022 से कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। खबर दुर्ग के भिलाई से, जहां क्रिसमस के उपलक्ष्य में क्रिसमस वेलकम रैली निकाली गई और लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। रैली में लगभग 2000 लोग शामिल हुए। रैली खुर्सीपार से निकलकर सेक्टर 7 दशहरा मैदान पर समाप्त हुई। झांसी में विश्व एड्स दिवस के मौके पर शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हस्ताक्षर अभियान और HIV एड्स जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने पर बल दिया और जिलाधिकारी ने एड्स के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी। 63 लाख का गांजा पकड़ने पर महाराष्ट्र की भंडारा पुलिस को भाजयुमो ने सम्मानित किया। युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष आकाश पाले और पदाधिकारियों ने पुलिस जवानों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। बता दें, पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान नारियल से लदे एक पिकअप वाहन से 63,662 किलो गांजा पकड़ा है।